हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नई टॉपिक की, ठीक है। और पहले हम लोग इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे मराठा साम्राज्य, ठीक है। और मराठा साम्राज्य में हम लोग शिवाजी के संबंध में टोटल जानकारियाँ देख लिए थे, ठीक है। और अभी के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि शिवाजी के कौन कौन से उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और उनके द्वारा किए गए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिवाजी के उत्तराधिकारी। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। दोस्तों, जब शिवाजी जीवित थे, ओके, तो उस समय वे संभाजी से बहुत नाराज रहा करते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो उनकी दूसरी पत्नी थी, जिसे मैंने बताया कि जब वे राज्याभिषेक करा लिए थे, तो उसके उपरांत उन्होंने सोयराबाई को राजमहिषी की उपाधि दिया था, ठीक है। और राजमहिषी से वे बहुत अधिक प्रेम भी करते थे। यही कारण है कि उनका जो पुत्र हुआ करते थे राजा राम, उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, ठीक है। और संभाजी की कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो कि शिवाजी को हमेशा नाराज करती रहती थी, ठीक। यही कारण था कि वे संभाजी से बहुत ही नाराज थे और नहीं चाहते थे कि मेरी मृत्यु के उपरांत संभाजी मराठों की गद्दी पे बैठे या मराठा शासन का शासक बने। और इसी उद्देश्य से शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला दुर्ग में कैद करके रख दिया था, ठीक है। परंतु जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु होती है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु होती है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, जो संभाजी है, जिन्हें पन्हाला दुर्ग में कैद करके रखा गया था, ठीक है, संभाजी को यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। पन्हाला, ठीक है, पन्हाला दुर्ग, ओके। तो जो पन्हाला दुर्ग में कैद थे संभाजी, ये किसी भी तरह करके 1680 ईस्वी में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि शिवाजी ने अपना जो उत्तराधिकारी है वो किसे घोषित कर दिया था, तो राजा राम को। यही कारण है कि जैसे शिवाजी की मृत्यु होती है, राजा राम मराठा शासन की गद्दी पे बैठ जाते हैं। परंतु जैसे ही 1680 ईस्वी में ही संभाजी पन्हाला दुर्ग से मुक्त होता है, वह राजा राम के साथ उत्तराधिकार का युद्ध छेड़ देता है और उसे पराजित कर देता है, ठीक है। यानी जो राजा राम बनता है शासक शिवाजी के बाद, राजा राम, ठीक है, यह 1680 ईस्वी में ही बनता है। और 1680 ईस्वी में ही इसे गद्दी से उतरना भी पड़ जाता है, क्योंकि जो संभाजी है वह पन्हाला दुर्ग से मुक्त हो जाता है और राजा राम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है और मजबूरन राजा राम को गद्दी त्यागनी पड़ती है। और 1681 ईस्वी में जो संभाजी है, यह रायगढ़ दुर्ग में, रायगढ़ किला गई है या दुर्ग, ठीक है, रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराता है, अपना राज्याभिषेक कराता है, ओके दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, यह जो संभाजी है, यह 1681 ईस्वी में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक बनाता है, राज्याभिषेक कराता है और मराठा शासन की गद्दी पे बैठ जाता है, ओके। परंतु इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। वह देखिए क्या है। यहां पे क्या करता है संभाजी, शासक बनने के उपरांत ये जो राजा राम है, ठीक है, इन्हें और इनकी माता जो सोयराबाई रहती है, इन दोनों को कैद कर लेता है, ओके। और उसके उपरांत यह जो मुगलों की सत्ता है उसको चुनौती देने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि जब औरंगजेब का बड़ा पुत्र, ठीक है, जिसका नाम रहता है मोहम्मद अकबर, उसको औरंगजेब के ही नीतियों के खिलाफ विरोध के लिए संभाजी उकसाने लगता है, ठीक है। और 1681 ईस्वी में ही जो मोहम्मद अकबर रहता है, ठीक है, मोहम्मद अकबर मैंने पहले बताया भी है, 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध, ठीक है। विद्रोह, ओके, समझिए यहाँ पे। तो जैसे ही संभाजी मोहम्मद अकबर को उकसाता है,
मोहम्मद अकबर 1681 ईस्वी में औरंगजेब के ही विरुद्ध विद्रोह छेड़ देता है। ठीक, यह घटना औरंगजेब के लिए बिल्कुल ही असहनीय थी। वह अपने विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था मोहम्मद अकबर द्वारा, उसे सख्ती से दबाने का प्रयास करता है। और इस दौरान जब उसे यह पता चला कि मोहम्मद अकबर द्वारा जो हमारे विरुद्ध विद्रोह किया जा रहा है उसके पीछे संभाजी का हाथ है, तो संभाजी से औरंगजेब ने कहा कि आप पे जो सपोर्ट दे रहे हैं मोहम्मद अकबर को, उसको समाप्त कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए और हमें मोहम्मद अकबर के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, उसे चलने दीजिए। मगर यहाँ पे संभाजी नहीं मानते हैं। ठीक है, और मोहम्मद अकबर द्वारा जो विद्रोह चलाया जा रहा है उसमें सपोर्ट भी देते हैं। और उसके उपरांत जब औरंगजेब द्वारा इनके विरुद्ध अभियान चलाया जाता है तो मोहम्मद अकबर को संभाजी अपना संरक्षण भी प्रदान करते हैं, अर्थात मोहम्मद अकबर को संभाजी मराठा दरबार में ही रखते हैं और इसे प्रत्येक प्रकार की यानी सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, और इस दौरान में औरंगजेब कई बार संभाजी से मोहम्मद अकबर की मांग की। ठीक है, औरंगजेब ने इनसे संधि करने का प्रयास किया और यह कहा कि आप जो मेरे पुत्र मोहम्मद अकबर को अपनी शरण दिए हुए हैं तो आप शरण मत दीजिए, आप उसे धोखे से पकड़ करके मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उसको उचित दंड दूंगा और आपके खिलाफ किसी भी प्रकार के भावी अभियान को नहीं चलाऊंगा। ओके, परंतु संभाजी स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि जो मोहम्मद अकबर है यह उत्तराधिकारी युद्ध में सफल होवे। ठीक है, औरंगजेब की जो शासन है उसमें रोरा अटकावे। ठीक है, और किसी भी तरह करके औरंगजेब के शासन को इतना कमजोर कर देवे कि जो हमारा मराठा सैनिक है वह मुगलों पे विजय पाने में सफल हो जाए। ठीक है, और इसी कूटनीतिक उद्देश्य से संभाजी कदापि मोहम्मद अकबर को औरंगजेब के हवाले करने में सफल नहीं हुए। ठीक है, यानी उसको सोचा भी नहीं कि मैं मोहम्मद अकबर को औरंगजेब के हवाले करूंगा। अब देखिए क्या होता है, जैसा जिद्दी संभाजी वैसा ही जिद्दी निकल पड़ता है औरंगजेब। यह भी सोचता है कि यदि संभाजी मोहम्मद अकबर को मेरे हवाले नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ सैन्य अभियान चलाऊंगा, किसी भी तरह करके संभाजी को दंड दूंगा ताकि ऐसा कार्य किसी दूसरे प्रांतीय शासक द्वारा नहीं किया जाए। और इसी उद्देश्य से 1682 ईस्वी में औरंगजेब मराठों के खिलाफ एक दक्कन अभियान शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस दक्कन अभियान की शुरुआत 1682 ईस्वी में ही होती है, परंतु औरंगजेब द्वारा इस क्रम में डायरेक्ट अटैक संभाजी पे ही नहीं किया जाता है, वरन धीरे धीरे करके औरंगजेब द्वारा मराठों की तरफ आगे बढ़ा जाता है और उस क्रम में अन्य अनेक जो प्रांतीय शासक थे उन्हें पराजित किया जाता है, अन्य जो प्रांत थे उनको पराजित किया जाता है और उनका सहयोग लेते हुए औरंगजेब संभाजी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब जो है वह बीजापुर को जीत लेता है, बीजापुर को जीतकर मुगलों के साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पे अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और उसे भी मुगल सल्तनत में मिला लेता है। अब देखिए, बीजापुर और गोलकुंडा दोनों मराठों के कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1659 ईस्वी में ही बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह द्वितीय, उसने शिवाजी को पराजित करने के लिए अपने सेनापति अफजल खां के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजा था। ठीक है, परंतु वह सफल नहीं हो सका था। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि मराठों एवं जो उनके पड़ोसी राज्य थे जैसे बीजापुर और गोलकुंडा, उन दोनों में हमेशा संघर्ष चलते रहते थे। और यही कारण है कि जब औरंगजेब दक्कन अभियान के क्रम में जाता है तो बीजापुर और गोलकुंडा को सर्वप्रथम जीतता है। जैसे ही विजित हो जाते हैं ये दोनों प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों ने औरंगजेब को मराठों के खिलाफ अभियान में सहयोग करने पर सहमति दे दी। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी किसके लिए? औरंगजेब के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन सभी प्रांतीय शासकों के सपोर्ट से औरंगजेब आगे बढ़ता है और संभाजी पे अटैक कर देता है 1689 ईस्वी में। कब करता है? 1689 ईस्वी में संभाजी पे अटैक कर देता है औरंगजेब। और यह जो युद्ध है बहुत ही भीषण संपन्न होता है
और इस युद्ध में संभाजी पराजित हो जाते हैं। ओके, जैसे ही संभाजी पराजित होते हैं औरंगजेब इनकी हत्या कर देता है और इनका जो पुत्र हुआ करता था शाहू जी, कौन हुआ करता था? शाहू जी। ओके, और शाहू जी की माता यानी संभाजी की जो पत्नी थी येसुबाई, इनको कैद कर लेता है। ठीक है, अर्थात यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही संभाजी पराजित हुए औरंगजेब से, औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी और इनके पुत्र शाहू जी एवं इन्हीं की पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कहां लेके चला गया? दिल्ली। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहां पे संभाजी की मृत्यु होती है तो इसका उत्तराधिकारी जो वास्तविक था कौन हुआ? शाहू जी। ठीक है, परंतु शाहू जी को भी औरंगजेब ने मराठावाड़ क्षेत्र नहीं छोड़ा, उसको बंदी बनाकर कहां ले गया? दिल्ली। ठीक है, अब यहां पे उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई। तो इस क्रम में जो सर्वप्रथम शासक बना हुआ था शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में राजा राम, ठीक है, उसी को अगला मराठा शासक बनना पड़ा। ठीक है, यानी जो संभाजी है कब से कब तक शासक रहा? 1680 से लेकर के एक्चुअली देखा जाए तो 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी, परंतु उत्तराधिकार के युद्ध को लेते हुए जो संभाजी का राज्याभिषेक था वह 1681 ईस्वी में हुआ था। तो इसको 1681 ईस्वी से लेकर के 1689 ईस्वी तक भी लिख सकते हैं। ठीक, यही कार्यकाल था संभाजी का। ओके, तो अब देखिए 1689 ईस्वी में अगला मराठा शासक बन बैठता है कौन? राजा राम। ठीक है, परंतु जो राजा राम था यह बहुत ही ईमानदार और संस्कारी टाइप का व्यक्ति था। अब देखिए यहां पे एक तो इसे उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित करके संभाजी मराठों का शासक बना हुआ था। ठीक है, और शिवाजी ने राजा राम को अपना वास्तविक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो मराठों का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? राजा राम। परंतु इसकी जो ईमानदारी वाली बात है उसे देखिए, यहां पे जो संभाजी का पुत्र है शाहू जी, जो कि संभाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी होता, वह दिल्ली में चला गया। तो राजा राम अपने को मराठों का वास्तविक जो उत्तराधिकारी है वो नहीं समझते हैं। ठीक है, ये समझते हैं कि शाहू जी ही मराठों का वास्तविक उत्तराधिकारी है और उसी को हक है मराठों के शासन की जो गद्दी है उस पर बैठना। तो मैं कभी भी इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। भले ही राजा राम 1689 ईस्वी में मराठों का अगला शासक बन गए, परंतु यह ऐसे मराठा शासक हुए जो कभी भी शासन की गद्दी पे नहीं बैठे। ठीक है, क्योंकि ये शाहू जी को ही मराठों का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे। परंतु देखिए धीरे धीरे क्या होता है, इन्होंने प्रतिनिधि नामक एक पद बनाया, प्रतिनिधि, ठीक, जो कि पेशवा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान या पद हुआ करता था। जैसे कि मैंने शिवाजी के मंत्रिमंडल के विषय में बताया था जो कि अष्ट प्रधान हुआ करते थे। ठीक, उनमें जो प्रथम स्थान हुआ करता था वो पेशवा का था। ठीक है, और दूसरा जो स्थान हुआ करता था वह अमात्य पंत अथवा मजुमदार का हुआ करता था। ठीक है, परंतु जो राजा राम था उसने एक प्रतिनिधि नामक पद की शुरुआत किया। ठीक है, और यह पद पेशवा के बाद सर्वाधिक दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। और इसके साथ साथ राजा राम द्वारा एक परिवर्तन और किया गया कि जो मराठों का राजधानी हुआ करता था रायगढ़, ठीक है, रायगढ़, इसे रायगढ़ से स्थानांतरित करके सतारा को बना दिया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मराठों की राजधानी सतारा को सर्वप्रथम किसने बनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम। तो यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि राजा राम द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ठीक है, पहला कि प्रतिनिधि नामक एक पद की शुरुआत की गई जो कि पेशवा के बाद सर्वाधिक दूसरा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया कि जो मराठावाड़ क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी रायगढ़, उसको स्थानांतरित करके सतारा को मराठों का राजधानी बनाया गया। ओके दोस्तों, अब देखिए 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, ठीक है, आगे लिख देता हूं, यहां पे देखिए 1700 ईस्वी में क्या होता है कि मुगलों द्वारा मराठों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाता है। ठीक है, मुगल अभियान, मुगल अभियान। ओके दोस्तों, और इस अभियान का जो नेतृत्व है वह जुल्फिकार खां द्वारा किया जा रहा था। देखिए आप लोग,
जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां से आप सभी परिचित ही होंगे, ठीक है। यदि परिचित नहीं होंगे तो कैरियर वांट के प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, और उसमें जाकर के इससे संबंधित जो वीडियो डाला हुआ है मैं मुगल साम्राज्य का पतन, उसमें आप लोग इसके हिस्ट्री को देख सकते हैं, ठीक है। यह वही जुल्फिकार खां है जो कि असद खां का पुत्र हुआ करता था। ओके, तो जब 1700 ईस्वी में मुगल अभियान चलाया जाता है मराठों के विरुद्ध, तो उस समय मुगल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? जुल्फिकार खां, ठीक है। और 1700 ईस्वी में मराठों का शासक कौन हुआ करता था? राजा राम, राजा राम, ठीक है। और इन दोनों के विरुद्ध, इन दोनों के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में राजा राम पराजित हो जाता है और इसमें जुल्फिकार खां की विजय होती है। और जैसे ही राजा राम की पराजय होती है, राजा राम की मृत्यु उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अर्थात 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखिए, जैसे संभाजी की मृत्यु हुई थी और साहू जी की गिरफ्तारी हो गई थी, मराठों का कोई उचित उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा था। उस स्थिति में राजा राम मराठों का शासक बना था। परंतु यहाँ पे स्थिति अब देखिए क्या उत्पन्न हो गई कि यहाँ पे राजा राम की भी मृत्यु हो गई। अब कोई मराठों का जो नेतृत्व करने वाला है नहीं मिल पा रहा था। तो इस स्थिति में क्या किया गया कि जो राजा राम का यहाँ पे मैंने लिखा है राजा राम, ठीक है, इसका जो अल्पायु पुत्र था शिवाजी द्वितीय, ठीक है, यह मात्र 4 वर्ष की अवस्था में था। ओके, यानी यह अवयस्क था, अभी वयस्क नहीं हुआ था। और राजा राम की ही पत्नी हुआ करती थी ताराबाई। ओके, इसकी पत्नी हुआ करती थी ताराबाई, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे ही राजा राम की मृत्यु होती है 1700 ईस्वी में, अगला मराठा शासक शिवाजी द्वितीय बन जाता है, ठीक, क्योंकि यहां पे उत्तराधिकार की समस्या आ गई थी। कोई उचित नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही नहीं मिल पा रहा था शिवाजी के वंशज से जिसे मराठों का शासक बनाया जा सके। तो इस स्थिति में किया गया यह कि ताराबाई अपने संरक्षण में शिवाजी द्वितीय को मराठों का अगला शासक घोषित कर देते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है इसके समय में। शिवाजी द्वितीय चूंकि अवयस्क व्यक्ति था, अतः उसे संरक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि वह स्वयं किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकता था और न ही इसे किसी भी प्रकार का विवेक था। तो इस स्थिति में मराठा शासन किस प्रकार से चले, कौन कौन सी गतिविधियां अपनाई जाए उस साम्राज्य में, कि किस प्रकार की आर्थिक नीति चलाई जाए ताकि मराठा साम्राज्य का जो भविष्य है उज्जवल हो सके, तो इन सारे निर्णय का जो डिसीजन है वह ताराबाई लिया करती थी। और यही कार्य होता है संरक्षणकर्ता का भी। अर्थात यहाँ पे यह हुआ कि ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी द्वितीय मराठों का अगला शासक बन गया। परंतु यहाँ पे जो ताराबाई है, भले ही एक महिला थी, परंतु इन्होंने जो मुगलों के साथ संघर्ष है उसे कभी भी समाप्त नहीं होने दिया, उसे हमेशा ही जारी रखा। और इस क्रम में इन्होंने सिंगर, रायगढ़ और सतारा, इन तीनों को मुगलों से वापस ले, क्योंकि जब जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगल अभियान चला हुआ था मराठों के विरुद्ध, तो उस क्रम में सिंगर, रायगढ़ और सतारा पे मुगलों का अधिकार हो गया था, ठीक है। परंतु जैसे ही ताराबाई ने संरक्षण का कार्यभार संभाला, ठीक है, और शिवाजी द्वितीय मराठों का अगला शासक बने, तो उस समय मराठों को यह डर था कि हमारा जो शासन है वह महिला के संरक्षण में, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुगल हम पे भारी पड़ जाए और जो हमारा बाकी क्षेत्र भी है उस पर भी वे अपना कब्जा जमा ले। परंतु ऐसा नहीं हुआ, ताराबाई ऐसा होने ही नहीं दिया और अपना जो कुशल नेतृत्व है वह मराठों को प्रदान किया। और इस क्रम में उसने मुगल साम्राज्य के साथ जो संघर्ष था उसे भी नहीं रोकने दिया और उसे जारी रखा। और इस क्रम में उन्होंने सिंगर, रायगढ़ और सतारा को मुगलों से छीन लिया, ठीक है। और सतारा को ही, जिसे राजा राम अपनी राजधानी बनाया था मराठा साम्राज्य की, उसे ही ताराबाई ने भी अपना राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। परंतु अब देखिए क्या होता है। इसी क्रम में क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, अगला मुगल बादशाह कौन बन बैठता है? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, ठीक है। जैसे ही बहादुर शाह प्रथम
अगला मुगल बादशाह बनता है, यह मराठों के साथ एक संधि करना चाहता है, ठीक, यानी मराठों के साथ भी यह सुलह कुल नीति अपनाना चाहता है और यह नहीं चाहता है कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ मेरा संबंध बिगड़े, अर्थात सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। और यही कारण है कि 1707 ईस्वी में जैसे ही बहादुर शाह प्रथम अगला मुगल बादशाह बनता है तो इसने सर्वप्रथम एक कार्य किया कि 1707 ईस्वी में ही साहू जी को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया। यानी जिस साहू जी को 1689 ईस्वी में औरंगजेब कैद करके दिल्ली ले गया था, ठीक है, उसी साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में कैद से मुक्त कर दिया। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि 1689 ईस्वी से लेकर के 1707 लगभग 18 साल, ठीक है, यानी 18 साल तक जिस साहू जी को मुगलों की कैद में रखा गया, उस साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनते ही मुक्त कर दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अब देखिए जैसे ही साहू जी मुक्त हुए मुगलों की कैद से, तो यहां पे मराठों के लिए समस्या खड़ी हुई। वह समस्या क्या थी? वह समस्या यह थी कि जो मुगल साम्राज्य के सरदार हुआ करते थे, ठीक है, वह साहू जी को अपना शासक बनना देखना चाहते थे, परंतु जो वहां के कुछ अन्य सरदार थे, ठीक है, वहां के कुछ अन्य जो जनता थे, वह शिवाजी द्वितीय या ताराबाई के ही नेतृत्व में प्रसन्न थी। और जो साहू जी था, यह अपने आप को मराठों का उचित उत्तराधिकारी या वास्तविक उत्तराधिकारी भी समझता था। और यहां पे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि जिस राजाराम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय और जिस राजाराम की पत्नी थी ताराबाई, वही राजाराम अपने आप को मराठों का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था, ठीक है। यह राजाराम तो जितने दिन मराठों के शासन पे रहा, ठीक है, जितने दिन उसके नेतृत्व में मराठा शासन रहा, उतना दिन तक यह मराठा शासन की गद्दी पे ही नहीं बैठा, क्योंकि यह अपने आप को शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं समझता था। यह समझता था कि संभाजी जिसने मेरे पहले राज्य किया, उसी का पुत्र साहू जी इस मराठा साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है। और इसी उद्देश्य से साहू जी अपने आप को मराठा साम्राज्य का उचित या वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे ही साहू जी मुगलों की कैद से आजाद हुए, अब वे अपने आप को मराठों का शासन बनते देखना चाहते थे। और यही कारण है कि इन्होंने मराठों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरदार हुआ करते थे, जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम हुआ करता था? बालाजी विश्वनाथ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बालाजी विश्वनाथ। जो बालाजी विश्वनाथ है, यह महत्वपूर्ण मराठा सरदार हुआ करते थे, ठीक है। इनके अधीन बहुत सारे अन्य छोटे छोटे मराठा सरदार भी थे। इनके पास एक विशाल सैन्य टुकड़ी भी हुआ करती थी। और मैंने पहले ही बताया कि मराठा सरदार जो है वह साहू जी को अपना शासक बनते देखना चाहते थे। यही कारण है कि मराठा सरदार का इनको समर्थन मिलता है और साहू जी ताराबाई से अपनी गद्दी की मांग करते हैं। परंतु ताराबाई एक स्वाभिमानी और जिद्दी महिला थी, वह नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्र के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस मराठा शासन की गद्दी पे बैठे। और यही कारण है कि ताराबाई यहाँ पे साहू जी के प्रस्ताव को इनकार कर देती है। परंतु साहू जी भी अब चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि बहुत दिन चुप बैठ चुके थे यह मुगलों की कैद में। अब अपने आप को यह मराठा शासक बहुत ही जल्द बन जाना चाहते थे। और यही कारण है कि साहू जी बालाजी विश्वनाथ के समर्थन में एक बहुत ही विशाल सैनिक को लेकर के और ताराबाई के विरुद्ध आक्रमण की यानी युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और इस क्रम में 1707 ईस्वी में ही खेरा का युद्ध होता है। खेरा का युद्ध होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जो यह खेरा का युद्ध होता है, यह ताराबाई और साहू जी के बीच लड़ा जाता है। परंतु साहू जी यहाँ पे भारी पर बैठते हैं, ठीक है, और साहू जी विजयी हो जाते हैं और इसमें ताराबाई की पराजय हो जाती है। परंतु यहाँ पे देखिए, साहू जी जैसे ही विजयी होते हैं इस युद्ध में और ताराबाई इसमें पराजित होती है, फिर भी यहाँ पे जो मराठा साम्राज्य का टोटल प्रांत है, ठीक है, टोटल जो क्षेत्र है, वह साहू जी को नहीं मिलता है। यहाँ पे इस युद्ध के उपरांत भले ही
शाहूजी की विजय होती है, परंतु मराठा साम्राज्य जो है यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? खेरा का युद्ध जो कि 1707 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें शाहूजी विजयी होते हैं और ताराबाई पराजित होती है, परंतु इसके बावजूद भी जो पूरा मराठा क्षेत्र है, संपूर्ण मराठा क्षेत्र है, उस पर शाहूजी का अधिकार नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी अधिकांश भाग पे शाहूजी का अधिकार होता है और उसका जो छोटा सा भाग हुआ करता था उस पर किसका अधिकार रहता है? ताराबाई का। और इसी के साथ जो संपूर्ण मराठा क्षेत्र था यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक होता है उत्तरी और दूसरा होता है दक्षिणी मराठा साम्राज्य। ओके, जो उत्तरी मराठा साम्राज्य था उसकी राजधानी रायगढ़ को बनाई जाती है। ठीक है, और वहां का शासक कौन बनते हैं? शाहूजी महाराज, शाहूजी। ठीक है, और जो दक्षिणी क्षेत्र हुआ करता था, जो दक्षिणी साम्राज्य था मराठों का, उसकी राजधानी जो पहले से ही ताराबाई द्वारा बनाई गई थी, सतारा को। ठीक है, और वहां का शासक कौन बने रहते हैं? शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो ताराबाई। ठीक है, अर्थात यहां पे हुआ यह कि शाहूजी द्वारा पराजित होने के बाद जो ताराबाई है उसने उत्तरी साम्राज्य को, उत्तरी क्षेत्र को तो शाहूजी को सौंप दिया, परंतु जो दक्षिणी क्षेत्र हुआ करता था सतारा, ठीक है, जिसकी राजधानी सतारा हुआ करता था, जहां शिवाजी द्वितीय का शासन हुआ करता था, उसे ताराबाई ने शाहूजी को नहीं दिया। और शाहूजी भी प्रसन्न थे क्योंकि जो मराठों का संपूर्ण क्षेत्र का जो अधिकांश हिस्सा हुआ करता था वह शाहूजी के हाथों लग गए और मराठा शासक शाहूजी ही बोलने लगे। तो इस क्रम में हमने देखा कि जो मराठा साम्राज्य है वह दो भागों में बट गया। पहला उत्तरी मराठा साम्राज्य जिसकी राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी और वहां का शासक शाहूजी महाराज बने, और जो दक्षिणी साम्राज्य हुआ करता था मराठों का, उसका राजधानी सतारा को ही बने रहने दिया गया और वहां का शासक शिवाजी द्वितीय बना। ठीक है दोस्तों, शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय को संरक्षण कौन प्रदान कर रहे थे? तो ताराबाई। ओके, तो अभी के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि शिवाजी के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी हुए राजाराम, संभाजी, फिर उसके उपरांत राजाराम हुए। ठीक है, उसके बाद शिवाजी द्वितीय हुए जिसको ताराबाई ने संरक्षण प्रदान किया, और उसके उपरांत हम लोगों ने शाहूजी के विषय में देखा। परंतु शाहूजी का जो संबंध में जो और सारी गतिविधियां हैं, ठीक है, जैसे कि शाहूजी का राज्याभिषेक कब हुआ, किस किले में हुआ गया, ठीक है, शाहूजी द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण पद की शुरुआत किए गए। जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण पद की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है, ठीक है, पेशवा की, और पेशवा प्रथा भी चलाई जाती है इनके द्वारा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि अगला मराठा पेशवा कौन होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से पेशवा प्रथा की शुरुआत होती है, उनके द्वारा पेशवा द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान चलाए जाते हैं। तो इन सभी बातों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।